हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो हमारा जो इंटेक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि हमें अनाजों से, दालों से, फलों और सब्जियों से क्या प्राप्त होता है। आंसर में हम लिखेंगे कि सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल से विटामिन्स, मिनरल्स अलोंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल ऑल्सो, कि हमें फलों और सब्जियों से विटामिन्स, मिनरल्स और इसके अलावा कुछ क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, कि किस तरह से जैविक और अजैविक जो कारक है वो फसल के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनसे किस तरह से जो फसल होती है वो प्रभावित होती है। तो आंसर में हम लिखेंगे बायोटिक सच एज डिजीज, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स, एंड एबायोटिक सच एज ड्रग, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रोस्ट फैक्टर्स काज स्ट्रेस ऑन द क्रॉप प्लांट्स। देखो, जो बायोटिक्स होती है यानी कि जैविक, ठीक है, जिसमें डिजीज, बैक्टीरिया वगैरह यानी कि जो लिविंग होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो बायोटिक। और जो नॉन लिविंग है जिसके अंदर एयर, सनलाइट से, हीट, कोल्ड वगैरह जो भी आ गई, ये क्या है, एबायोटिक है। तो ये क्या करती है, जो बायोटिक होती है वो डिजीज और जो इंसेक्ट और नेमेटोड्स एंड एबायोटिक, नेमेटोड्स है ये भी जैसे इंसेक्ट होता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर आते हैं, जैसे केचुए वगैरह, ये इस तरह के, तो उसके अंदर ये होते हैं। और एबायोटिक के अंदर जैसे ड्रग, सैलिनिटी यानी कि जो सैलिनिटी की जो सोल्ट, ठीक है, जिस तरह से सोल्टी वाटर होता है इस तरह से, और वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड और फ्रॉस्ट फैक्टर, ये काज क्या करते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसको स्ट्रेसेस देते हैं। ठीक है, इनको स्ट्रेस दे देते हैं। दिस रिजल्ट इन डिजीज of crop production. Sometimes these stresses under different situation may cause destruction of the whole crop, और कभी कभी ये जो स्ट्रेस होता है इसके कारण जो क्रॉप होती है वो पूरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक, जिस तरह से ह्यूमन्स बीइंग के अंदर स्ट्रेस होता है उसी तरह से प्लांट के अंदर भी स्ट्रेस होता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप प्लांट के अंदर ज़्यादा वाटर डाल देते हो तो कभी कभी प्लांट क्या होता है, वो जल जाता है। ठीक है, जैसे सर्दियों के मौसम में या गर्मी में डालते हो तो उसके अंदर तो नहीं वो एब्जॉर्ब वगैरह कर लेता है पूरी तरह से, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर का स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो वहाँ अपने जो वाटर को लीफ के थ्रू भी पूरा निकाल नहीं पाता। ठीक, इस कारण वो क्या होता है, जल जाता है, इस स्ट्रेस में आ जाता है, या फिर वो कभी मुरझा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो खुद के एक जो विशेष जो एग्रोनॉमिक जो क्या चरित्र है, गुण है जिससे हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एक किसान के या जो खेती करता है उसके लिए। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रॉप प्लांट्स हेल्प टू गिव हायर यील्ड। ठीक है, इसके कारण कि अब जो प्लांट्स में ज़्यादा पैदावार देंगे ये, दैट इज जैसे हायर प्रोडक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर fodder crops are tallness and profuse branching. For cereals crop, dwarfness is desired characters so that less nutrients are consumed by these crops। यानी कि उदाहरण के लिए जिस तरह से जो चारागार वाली यानी कि जो फसलें हम पशुओं के लिए उगाते हैं उसके चारे के लिए अगर उसको टोलनेस कर दिया जाए और जो प्रोफ्यूज यानी कि जिसकी ब्रांचेज वगैरह निकले, और उसी तरह जो सीरियल यानी कि अनाज वाली फसल को अगर छोटा कर दिया जाए तो उसके जो कैरेक्टर्स वगैरह आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होगा, जैसे न्यूट्रिशन कम आएगा, तो कम न्यूट्रिशन है तो उसके अंदर जो क्रॉप है उसमें कम उसको हम कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक होते हैं वो क्या होते हैं और इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है। तो देखो, प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। ठीक है, और उसके भी जो नाम दिए हुए हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आर द केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड सल्फर। ठीक है, ये केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट द्वारा रिक्वायर्ड किए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो गैसेज, जो पोटाशियम और सल्फर। ये दे आर कॉल्ड मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। इसको जो मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, कि पौधे किस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन यानी जो लेते हैं। आंसर में लिखेंगे प्लांट नीड 16 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनकी प्लांट को 16 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। आउट ऑफ दिस 16 न्यूट्रिएंट्स प्लांट गेट 2 न्यूट्रिएंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से जो कार्बन और ऑक्सीजन 2 न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम एयर, 1 न्यूट्रिएंट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड रेस्ट ऑफ 30 न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, यानी कि 16 में से 2 वो हवा से प्राप्त करता है, 1 न्यूट्रिएंट पानी से लेता है और जो 13 न्यूट्रिएंट्स जो बच गए वो कहाँ से प्राप्त करता है, सोइल से। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी। हमें मैन्योर यानी कि खाद और जो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक है जो सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है उसको कंपेयर करना है। आंसर में लिखेंगे तो इसके अंदर हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर की एक तरह से डिफरेंस बताना है, कि अंतर बताना है कि दोनों का क्या काम और क्या करते हैं ग्रुप में। तो आंसर में हम लिखेंगे मैन्योर आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट आर प्योर supplier of nutrients, so the cultivated field which is not supplied with fertilizers may suffer from deficiency of nutrients and not given very good yield। कि जो मैन्योर है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई उसमें कम होती है, इसलिए जो कल्टिवेटेड फील्ड होता है उसके अंदर ये सप्लाई नहीं करते फर्टिलाइजर के साथ, क्योंकि जब ये इसमें करते हैं तो इसके साथ इसमें डेफिशिएंसी आ जाती है न्यूट्रिएंट की और ये अच्छे से जो यील्ड की पैदावार नहीं दे पाते। द कल्टिवेटेड फील्ड विच इज सप्लाइड विद फर्टिलाइजर्स, और जो कल्टिवेटेड फील्ड के अंदर जब फर्टिलाइजर्स को सप्लाई किया जाता है ओनली मे फेस ड्रेनेज प्रॉब्लम एंड वाटर लॉगिंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल, दिस मे हार्म द क्रॉप and the yield. Use of fertilizers over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganisms that recycle nutrients in the soil। कि जब कल्टिवेटेड फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर के साथ सप्लाई किया जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है तो वो केवल उसके ड्रेन प्रॉब्लम के लिए यानी कि वाटर लॉगिंग, जब पानी देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा खेतों वगैरह के अंदर जो खाद यूरिया वगैरह डालते हैं वो फर्टिलाइजर और गोबर की खाद डालते हैं जो नेचुरल होती है, वो क्या है, मैन्योर होती है। ठीक है, उसके अंदर तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो सोइल्स वगैरह के अंदर ये एकदम से जल्दी से न्यूट्रिशंस वगैरह देते हैं, तो ये क्रॉप के लिए हार्मफुल भी होता है, जबकि मैन्योर हार्मफुल नहीं होता, वो यूजफुल ही होता है। तो ये हार्मफुल भी होता है अगर फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज किया जाए ज़्यादा लंबे समय तक, तो ये क्या करता है, जो सोइल का स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फर्टिलाइजर का ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट एंड वाई। तो यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ABC, तो इसके अंदर कौन सी जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेनिफिट होगी और क्यों। तो फर्स्ट ए कंडीशन बता रखी है, फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडोप्ट इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो किसान है वो हाई क्वालिटी के सीड का प्रयोग करता है लेकिन उसके अंदर जो पानी नहीं देता और फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करता है। सेकंड, फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड, अडोप्ट इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर। जो फार्मर है वो किसान है वो ऑर्डिनरी सीड का प्रयोग करता है, ठीक है, और उसके साथ ही इरिगेशन अडोप्ट करता है और यूज करता है फर्टिलाइजेशन का। सी, फार्मर यूज क्वालिटी सीड, अडोप्ट इरिगेशन यूज फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। कि जो फार्मर है वो सीड की क्वालिटी का, यानी कि जिस तरह से उसको अच्छे क्वालिटी वाले सीड मिलते हैं उस तरह से वो सीड क्वालिटी के सीड का यूज करता है और उसके साथ ही अडोप्ट करता है इनकी सिंचाई को भी और फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करता है और उसके साथ ही जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इनकी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसको मेजर्स भी करता है, इनकी देखता रहता है कि कब क्या कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके आंसर में जो कंडीशन सी है, ठीक है, वो कंडीशन क्या है, गिव द मोस्ट बेनिफिट। रीजन,
तो इसमें आंसर में हम लिखेंगे कंडीशन गिवन इन सी आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर बिकॉज यूज ऑफ क्वालिटी सीड विल प्रोवाइड जीनोटाइप्स फॉर वेरियस कैरेक्टर्स सच रेसिस्टेंस इनपुट रिस्पॉन्स क्वालिटी एंड हायर यील्ड। कि जो क्वालिटी के सीड लिए हैं वो उसको प्रोवाइड करेगी जीनोटाइप। जीनोटाइप्स मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके अंदर उसमें जो जीनोटाइप्स वगैरह जो बनते हैं उस तरह से, और जो वेरियस उसके अंदर कैरेक्टर इनकी रेसिस्टेंस कि उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, इनपुट रिस्पॉन्सेज और क्वालिटी, और उसके साथ ही अच्छी पैदावार भी देंगे। सेकेंड कि प्रॉपर इरीगेशन मैथड फुलफिल वाटर रिक्वायर्ड ऑफ क्रॉप एट प्रॉपर टाइम। कि जो उसने बता रखा है कि यहाँ पर वो इरीगेशन यानी कि सिंचाई करता है, तो जो प्रॉपर जो सिंचाई करने का जो मेथड है वो वाटर की जो रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पौधों को देता रहेगा, पूरी होती रहेगी उसकी रिक्वायरमेंट पौधों को। थर्ड फर्टिलाइजर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और जो फर्टिलाइजेशन है उससे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। और फोर क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स विल चेक लॉस ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्ट, यानी thus farmer will get maximum benefit of their input in the form of good seeds and ergonomic अप्रोच। यानी कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो मेजर करेगा उसमें जो क्रॉप का लॉस है वो कम होगा, क्योंकि उसमें जो क्रॉप की लॉस हो रही है या उसमें हाई यील्डिंग हो रही है यानी कि क्रॉप प्रोडक्ट हो रहा है क्या नहीं, वो फार्मर को पता चलता रहेगा जो उसको मेजर करेगा। तो इसलिए फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इसी में बेनिफिट होगा जिससे वो उसमें गुड सीड का जो यूज किया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रिफेयर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। हमें यानी कि क्यों जो प्रिवेंटिंग मेजर वगैरह का प्रिवेंट करना चाहिए और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का प्रयोग करना चाहिए क्रॉप को प्रोटेक्टिंग के लिए। आंसर में लिखेंगे प्रिवेंटिव measures and biological control are safe method for protecting crops. They do not cause environmental pollution. Chemical measures spraying chemicals or on crop or treating seeds cause environmental pollution. कि जो प्रिवेंटिंग मेजर और बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्या है, एक सेफ मेथड है जिसके कारण जो वातावरण प्रदूषण भी नहीं होता और केमिकल्स जो भी नहीं फैलता। ठीक है, जो केमिकल्स जो मेजर करते हैं, जो केमिकल जो स्प्रे करते हैं क्रॉप के अंदर, तो उससे जो सीड्स वगैरह को भी ट्रीटेड किया जा सकता है जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो कारण बनता है। मोरएवर दीज मेथड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम स्टार्टिंग बिफोर वीड पेस्ट एंड डिजीज कैन। इनकी जबकि जो ये मेथड होते हैं ये क्रॉप को बचाते हैं शुरू से ही खरपतवार से और जो पेट्स वगैरह जो लगते हैं और जो कुछ बीमारियां होती है उससे भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। कि कौन से जो फैक्टर है वो जिम्मेदार है जब बीजों को यानी कि जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उसको स्टोर करते वक्त ये स्टोर करते हैं तो उसमें जो लॉसेज होता है, हानि होती है। तो देखो इसमें आंसर में जो लिखेंगे तो दो ही फैक्टर है हमारे पास, एक बायोटिक एक एबायोटिक फैक्टर, यानी कि या तो उसके अंदर फंगी इंसेक्ट बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे या एबायोटिक के अंदर उसमें मॉइस्चर नमी हो जाएगी तो खराब हो जाएंगे जो सीड्स वगैरह जो हम स्टोरेज करते हैं, जैसे अनाज में गेहूँ सरसों चना वगैरह दाल वगैरह जो भी है वो। तो आंसर में हम लिखेंगे देयर इज अबाउट 9.3% एनुअल लॉस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। द कॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्रेन आर यानी फर्स्ट बायोटिक सच एज इंसेक्ट फंगी बैक्टीरिया रोडेंट्स यानी कि रैट माइट्स बर्ड्स एक्सेट्रा। सेकेंड एबायोटिक सच एज मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन एंड टेम्परेचर एट विच दे आर स्टोरेज। ठीक है, यानी कि इसमें मॉइस्चर हो जाएगा या फिर टेम्परेचर वगैरह के कारण जो स्टोरेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। यानी कि कौन सा मेथड साधारणतः यूज किया जाता है जो कैटल्स की ब्रीड्स के लिए और क्यों। ठीक है, उसमें पैदावार को बढ़ावा देने के लिए। आंसर कि आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। ठीक है, इनकी जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन जो तरीका अपनाते हैं उसके अंदर। रीजन क्योंकि वाई पूछा है तो रीजन में हम लिखेंगे कि सैमन ऑफ बुल कैन बी ऑब्टेन इम्पोर्टेड या ट्रांसपोर्टेड टू रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज बिकॉज सैमन कैन बी फ्रोजन एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि जो बुल का जो सैमन वगैरह लिया जाता है
जो भी कंट्री वगैरह के अंदर जो भी पार्ट्स उसमें, तो उसमें क्या होता है, जो सैमन को हम फ्रोजन करके उसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। सेकेंड, बाई आर्टिफिशियल सेमिनेशन मैनी काउज यानी कि लगभग 3000 कैन बी फर्टिलाइज बाय द सैमन कलेक्ट फ्रॉम वन बुल, यानी कि एक बुल के सैमन को कलेक्ट करके हम इस मेथड से लगभग 3000, ठीक है, इस काउस को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसके अंदर जो डिस्कस करना है इसकी क्या इम्प्लीकेशन वगैरह है। स्टेटमेंट है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ कि विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इनटू हाईली न्यूट्रियस एनिमल प्रोटीन फूड। कि ये बहुत ही रोचक बात है कि जो पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गी पालन वगैरह जो करते हैं इंडिया के अंदर, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कन्वर्टेड है, यानी कि इसमें लो फाइबर फूड स्टफ होता है। और इसके साथ ही इसके अंदर जो हाईली न्यूट्रियस जो एनिमल्स इनकी प्रोटीन का जो फूड वगैरह होता है यानी कि ये लिया जाता है। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करके इनकी बताना है कि जैसे क्यों लेते हैं और क्या जो कारण है और क्या नहीं। तो आंसर में हम लिखेंगे, इट मीन्स दैट इंडियाज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन पोल्ट्री फार्मर mainly fowl can be raised on low fiber food stuff which is unfit for human consumption. Poultry provide both egg and meat which rich source of proteins. Chicken and eggs are choice poultry product of large section of non-vegetarian population. कि जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि उसमें मुर्गी पालन के अंदर, जिसमें मेनली यानी कि जो फाउल होता है उसके साथ फाउल जो पाला जाता है उसके अंदर क्या होती है, लो फाइबर फूड स्टफ होता है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है। लेकिन जो पोल्ट्री जो प्रोवाइड करती है वो क्या प्रोवाइड करती है, एग और मीट, यानी कि दोनों उससे प्रोवाइड होता है। जो ब्रॉयलर यानी कि मुर्गी वगैरह पालते हैं तो उसमें एग भी मिलेगा और मुर्गी को भी जैसे चिकन के रूप में काट के खा जाते हैं तो वो भी, जिसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो चिकन और एग क्या होती है, पोल्ट्री प्रोडक्ट की सबसे बड़ी जो चॉइस होती है, एक लार्जेस्ट सेक्शन है। और ये ज़्यादातर यूज कहाँ पर होता है, जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन वाला इलाका है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर साउथ की तरफ ज़्यादा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वहाँ पे जो फिश वगैरह मुर्गे एग्स वगैरह जो खाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन के सेक्शन में ये ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इंटेक्स का, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमनली इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। कि क्या जो मैनेजमेंट होनी चाहिए कॉमनली साधारणतः जो डेयरी के अंदर और पोल्ट्री फार्मिंग जो पशुपालन करते हैं उधर भी, और जो मुर्गी पालन होता है वहाँ पर क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये आपको पता है कि वहाँ पर जो पशुओं को वैक्सीनेशन वगैरह दी जानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की रखनी चाहिए, और वहाँ पर जो हाइजेनिक वगैरह कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें लिखना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग्स आर, या फिर आप सीधा डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो इस लाइन की जगह कि देर आर द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन द डेयरी एंड द पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा कि प्रॉपर हाउसिंग, इनके अच्छे से उनका जो हाउसिंग होना चाहिए, इनकी उनको रहने का जो स्थान है, और हाइजेनिक कंडीशन, इनकी साफ सफाई होनी चाहिए, दैट इज जैसे क्लीनिंग, सैनिटेशन, स्प्रेइंग, डिसइंफेक्टेंट्स एंड रेगुलर इंटरवल्स। Second, vaccination for prevention of infectious disease. Third, selection of good quality breed. Fourth, enough space, proper light intensity and duration, maintenance of temperature. And fifth, proper feeding management. ठीक है, कि प्रॉपर उसके रहने का स्थान होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए ताकि उनको बीमारी वगैरह ना हो, अच्छी क्वालिटी की जो ब्रीडिंग होनी चाहिए वहाँ पे ब्रीड होना चाहिए, और उनमें स्पेस होना चाहिए, लाइट, जो टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अच्छे से हो, और उसके साथ ही उनके खाने पीने का यानी कि जो फीडिंग है वो भी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स इन देयर मैनेजमेंट। कि जो ब्रॉयलर्स यानी कि जो मुर्गी पालन जो करते हैं उसमें, और लेयर्स के जो दोनों के जो मैनेजमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम ब्रॉयलर के लिखे हैं आंसर में कि ब्रॉयलर्स
कि चिकन रेंज अप टू 6-7 weeks वेटिंग 700 ग्राम टू 1.5 kg आर कार ब्रॉयलर्स, यानी कि जो चिकन होते हैं जिसमें 6 से 7 वीक के अंदर जो वेट होता है 700 ग्राम से, यानी कि 1.5 किलो का हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉयलर्स। मैनेजमेंट में दे आर फीड प्रोटीन फैट विद vitamins, स्पेशली विटामिन ए एंड विटामिन के रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट, better feed efficiency, care is taken to avoid mortality, feathering and क्रैकर्स, क्वालिटी, हाइजेनिक कंडीशन एक्सेट्रा, कि उनको जो प्रोटीन फैट और विटामिन वगैरह, विटामिन ज़्यादातर ए और के सप्लीमेंट्री में फीड में उनको देना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, और उसके साथ ही उसको बेटर फीड एफिशिएंसी हो, और उसमें ध्यान रखना चाहिए उसकी जो मॉर्टेलिटी होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, जो फैदर्स यानी जो फैदरिंग्स वगैरह हो रही है उनकी, क्या उसकी जो क्वालिटीज़ वगैरह है और साफ सफाई की कंडीशन है इन सब का। अब सेकंड लेयर्स क्या होता है, लेयर्स आर द हैंड्स विच स्टार्ट लेइंग एग एट द एज ऑफ 20 वीक्स, यानी कि जो लेयर्स होते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है, जो वो एग देना स्टार्ट करती है 20 वीक की एज में, यानी कि 20 सप्ताह के होने के बाद, तो द एग प्रोडक्शन इज कमर्शियल लेयर इज 500 days, यानी कि जो ब्रॉयलर्स के अंदर क्या होता है, चिकन यानी कि जो मुर्गा वगैरह पाला जाता है, ठीक है, मीट के लिए, तो उसके अंदर तो उसका जो वेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मुर्गी की बात आ गई, तो मुर्गी के अंदर यहाँ पे जो हैन है उसकी एग्स की हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एग के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में लिखेंगे इन क्लाउड्स मेंटेन्स ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन हाउसिंग, पोल्ट्री फीड्स, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, पैट्स एक्सेट्रा। The layers required enough space, proper light intensity and its duration, feed with vitamins, minerals and micronutrients also influence hatchability of eggs, कि इसके अंदर भी जो टेम्परेचर और जो साफ सफाई कंडीशन वगैरह, हाउसिंग, पोल्ट्री फीड वगैरह और कंट्रोल डिजीज वगैरह, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही जब एग्स वगैरह की बात आती है तो उसके अंदर जो स्पेस और प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके साथ ही जो फीड, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह इन्फ्लुएंस, और जो हैचेबिलिटी ऑफ द एग, यानी कि एग को जो सेकने के लिए स्पेस वगैरह उस सब की जो प्रबंध करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, यानी कि मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती है। तो आंसर में लिखेंगे हम फिश इज ऑब्टेन्ड बाय कैचिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर कॉल्ड कैप्चरिंग फिशर्स। फिश इज ऑल्सो कल्टिवेटेड बाय वेरियस कल्चर मेथड, यानी कि फिश को ऑब्टेन किया जाता है इनकी पकड़कर नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यानी कि पानी से ही पकड़ेंगे, या तो फ्रेश वाटर होगा या मैरीन वाटर होगा, ठीक है। इनकी फ्रेश वाटर के अंदर जहाँ ठहरी हुई होगी या बहता हुआ जो पानी वगैरह होगा उसमें से पकड़ेंगे। और जो फिश को कल्टिवेटेड भी किया जाता है कल्चर मेथड के, कई वेरियस कल्चर मेथड के द्वारा, ठीक है, फिश को भी पाला जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, कि जो फिश कल्चर की जो कंपोज उसमें क्या एडवांटेज होने चाहिए। तो आंसर में हम लिखेंगे इसके द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्पीसीज ऑफ फिश इज कंपोजिट फिश इज हाईली एडवांटेजियस। जो कॉम्बिनेशन है कि 6 स्पीसीज होनी चाहिए फिश की, कंपोजिट की जानी चाहिए कि हाईली एडवांटेज के लिए, बिकॉज फर्स्ट कि these fishes do not compete for food among themselves, having different type of food habitats. Second, कि food available in all the part zone of the pond in utilized due to food habit. कि इसका कारण क्या है, एक तो जो फिश है उन सब की जो हैबिटेट होगी, फूड की हैबिट है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो अपना जो फूड है वो खुद अपने आप कोई यानी कि एक दूसरे को खा के कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट होगी। सेकंड कि जो फूड उनका अवेलेबल होगा, जो भी ऑल पार्ट जोन्स यानी कि जहाँ पर भी पॉन्ड्स वगैरह के अंदर रखी है, तो वो उसके फूड की हैबिटेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किस तरह से वो खाना खाती है तो उस हमें किस तरह से कैसे पानी में उसको पालना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन।
कि क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण वगैरह होने चाहिए हनी प्रोडक्शन के लिए, कौन सी जो वैरायटी सुटेबल होगी, ठीक है, यानी कि बी की। तो आंसर में हम लिखेंगे कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी फॉर बी कीपिंग, यानी कि डिजायरेबल कैरेक्टर होने चाहिए हनी, उसमें बी के अंदर मधुमक्खी में, मक्खी के अंदर जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें फर्स्ट है गुड हनी कलेक्शन कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड प्रोलिफिक क्वीन प्रोडक्शन विद लेस स्वार्मिंग, एंड थर्ड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमी, इनकी एक तो उनके अंदर जो कैपेसिटी होनी चाहिए अच्छी हनी को कलेक्ट करने की। दूसरी उनको प्रोलिफिक क्वीन होनी चाहिए जो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और जो उनका स्वार्मिंग हो वो कम हो, और जो एबिलिटी है अपने आप में को यानी कि सुरक्षित रखने की उनके अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए अपने एनिमी से। सेकंड क्वेश्चन है हमारे लास्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का कि व्हाट इज पोस्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन, कि क्या पोस्चुरेज है और ये किस तरह से जो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आंसर में लिखेंगे हम सबसे पहले पोस्चुरेज क्या होता है कि द फ्लोरा क्रॉप्स फाउंड, यानी फ्लोरा जो भी हम प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है, उसको फ्लोरा बोला जाता है। ये प्लांट वगैरह जो भी कल्टीवेट यानी एक तरह से जो क्रॉप करते हैं, खेती करते हैं, और फ्यूना उसके अंदर पशुपालन यानी कि उसको हम फ्यूना बोलेंगे जिसमें एनिमल्स आते हैं। तो द फ्लोरल या फिर आप क्रॉप लिख सकते हैं फाउंड अराउंड स्पायरी टू कलेक्ट हनी एंड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोस्चुरेज, ठीक है, यानी कि जो भी फ्लोरा जो भी क्रॉप वगैरह से जो बीज होती है जहाँ उसमें हनी कलेक्ट किया जाता है जो पोलन ग्रेन से, वो क्या कहलाता है, पोस्चुरेज कहलाता है। अब पोस्चुरेज फ्लोरा ऑफ हनी बी इनक्लाउड मैंगो, कोकोनट, आलमंड, सीसम, एप्पल, टर्माइंड, महुआ, कोरिएंडर एक्सेट्रा, इनकी इनमें से किसी भी जो प्लांट्स या ट्री हो सकता है जिसके भी फ्लावर या पोलन ग्रेन्स वगैरह से कलेक्ट किया हो। रिलेशन विद हनी प्रोडक्शन, the quality and the taste of honey depend upon the flora posturage around the spire from which bee collect the nectar and pollens. For example, region of Kashmir having almond plant posturage flora around spire produce almond honey that is good in quality, taste and smell. कि इसका क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव है कि इसमें क्वालिटी का पता चलता है। जो हनी की जो टेस्ट और जो क्वालिटी है वो उसके फ्लोरा पे डिपेंड करता है कि जो बी ने कहाँ से, किस फ्लावर से, किस प्लांट के जो नेक्टर से उसने जो रस वगैरह लेकर तैयार किया है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसका जो हनी का टेस्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए जो कश्मीर इलाका है तो वहाँ पे जो आलमंड का प्लांट है तो वहाँ से अगर फ्लोरा से कलेक्ट करके जो हनी बनता है तो जो आलमंड हनी होता है वो क्या होता है, गुड क्वालिटी का, और टेस्ट और स्मेल भी उसकी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।